जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टेनोवर्क्स। आई एम योर टीचर मोहम्मद वसीम। जी आज जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है जी कि किस तरह से हम अपनी शॉर्ट हैंड स्पीड को जो है वो 100, 110 और 120 की स्पीड को पिक करें। अब इस वीडियो के अंदर जितनी भी मैंने पॉइंट्स आपको आगे मैं बताऊंगा वो तमाम वो पॉइंट्स हैं जो मैं ख़ुद पर्सनली अडॉप्ट करता हूं जब मैं डिक्टेशन लेता हूं। रोज़ाना हम चैलेंजेस फेस करते हैं। रोज़ाना हमें तकरीबन 20 से 25 डिक्टेशन दी जाती हैं जिनको हम सक्सेसफुली डिक्टेशन लेते भी हैं और उसको सक्सेसफुली ट्रांसक्राइब भी करते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपने स्पीड को पिक करना है 100, 120, 110 या उससे अबव की स्पीड है, दो बातें अपने जहन नशीन कर लें। सबसे पहली चीज़ ये है, सक्सेसफुली और एक्यूरेटली आपने जो है वो डिक्टेशन लेनी है, शॉर्ट हैंड सक्सेसफुली लिखनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है ये है कि आपने जो शॉर्ट हैंड लिखी है उसको सक्सेसफुली सही तरीके से उसको ट्रांसक्राइब कर। पहला पॉइंट जो है कि आपने सक्सेसफुली और एक्यूरेटली शॉर्ट हैंड लिखनी है। देखें, जब आप शॉर्ट हैंड एक्यूरेटली लिखेंगे तो उसको ट्रांसक्राइब कर पाएंगे ना। जब आपने शॉर्ट हैंड ही सही नहीं लिखी, उसमें मिसिंग है, उसमें आपने बहुत सारी जो है वो मिस्टेक्स कर दी हैं, तो आप ट्रांसक्राइब कैसे करेंगे? आप सक्सेसफुली और एक्यूरेटली शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन कैसे लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ जब मैं शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन लेता हूँ 110, 120 या 120 से अबव जो रोज़ाना हम लेते हैं, मैं क्या करता हूँ? देखिए, रेगुलर बेसिस पे हम क्योंकि शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, तो आप वो लोग जो मतलब शॉर्ट हैंड का टेस्ट देना चाह रहे हैं 110, 120 या उनका कोई एग्ज़ाम है, तो वो एग्ज़ाम से पहले क्या करें? वो अपने एग्ज़ाम से पहले डेट से 10-15 दिन पहले अपने तमाम जितने भी नोट्स हैं, जितने भी उनकी फ्रेजेस हैं या ग्रामोलॉजीज़ की फॉर्म में उनके पास चीज़ें हैं, वो तमाम वो रिवाइज़ करें। रिवाइज़ करने का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आप अवेयर हो जाएंगे अपनी तमाम जो आपका पास्ट वर्क है, जितनी आपने पीछे मेहनत की है, उससे अवेयर हो जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप डिक्टेशन ले रहे हैं, चाहे वो 110 है, 120, 20 से अबव है, आपकी जो अटेंशन है ना वो डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। आपकी अटेंशन जो है वो एग्जामिनर की तरफ होनी चाहिए। मीन्स के आपके आपके जो कान हैं वो डिक्टेशन की तरफ हों, फोकस्ड हों डिक्टेशन की तरफ, फुली तौर पर ऑडियो डिक्टेशंस को क्लियरली जो है वो सुन रहे हों। तो आपने फोकस करना है अपनी तमाम अटेंशंस को ऑडियो डिक्टेशंस की तरफ, क्योंकि जब आप क्लियरली सुनेंगे तो क्लियरली लिखेंगे। जब आपको ऑडियो समझ नहीं आया, आपकी अटेंशन कहीं और थी, ऑडियो आपको समझ नहीं आया, तो फिर आपके लिए उसकी आउटलाइन बनाना मुश्किल होगा। ड्यूरिंग डिक्टेशन इफ़ एनी मिसिंग हैपन देन डू नॉट स्टॉप देयर, immediately move forward and continue to write your shorthand dictation। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं करता हूँ और आपको भी करनी चाहिए कि अगर कहीं आपकी मिसिंग हो गई है, जितना भी बड़ा स्टेनोग्राफर है उससे मिसिंग होती है, मिस्टेक्स होती हैं, गलतियाँ होती हैं, आपने क्या करना है? आपने स्टॉप नहीं होना, रुकना नहीं है। डिक्टेशन लेते हुए, शॉर्ट हैंड लिखते हुए रुकना नहीं है आपने उधर, आपने कंटिन्यू करना है, आपने आगे की तरफ बढ़ना है। मिसिंग हो गई उसको माइंड से निकाल। अगर उसने उस मिसिंग को अगर आपने वहाँ स्टॉप हो गए, रुक गए और स्पीड 120, 110 की है, तो याद रख लें कि आगे पीछे आपने एक मिसिंग की, आगे आपकी 10 मिसिंग और हो जाएंगी, फिर आप शेकी होंगे और फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए। जहाँ मिसिंग हो गई है वहाँ आपने स्टॉप नहीं करना, रुकना नहीं है, मिसिंग को छोड़ दें। जहाँ मिसिंग हो गई, आउटलाइन नहीं बनी, आगे जो ऑडियो चल रही है उसके साथ साथ डिक्टेशन चल रही है उसके साथ साथ आउटलाइन बनाते जाएं। जहाँ मिसिंग हो रही है छोड़ दें। पहले कोशिश करें मिसिंग ना हो। आपकी अटेंशन फोकस्ड होगी तो आपकी मिसिंग नहीं होगी। जब आपकी अटेंशन डाइवर्ट होगी तो फिर उस वक्त मिसिंग होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जहाँ आपकी मिसिंग हो गई वहाँ आपने रुकना नहीं है, आपने आगे की तरफ मूव करना है, फॉरवर्ड होना है और शॉर्ट हैंड बनाती जाए। जो मिसिंग हो गई है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा इसका क्या करना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा अपनी आईज, अपनी आंखें अपनी नोटबुक की तरफ रखनी है। आपने सराउंडिंग, जब आप डिक्टेशन ले रहे हैं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब डिक्टेशन स्टार्ट हो गई, तो आपने क्या करना है? अपनी आईज अपनी नोटबुक की तरफ रख। सराउंडिंग की तरफ देखने के बाद क्या होगा? उससे आपकी अटेंशन डाइवर्ट होगी। और अगर वो 120 की स्पीड पे बोल रहा है तो बिलीव मी, आपसे वहाँ मिसिंग होना लाजिम है। तो कभी भी अपना जो आई कांटेक्ट है नोटबुक के साथ वो मिसिंग ना करें। अपनी जो आईज़ हैं वो नोटबुक के ऊपर फोकस्ड रखें। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा
कि जैसे ही कोई वो वर्ड बोलता है तो आप इस पोजीशन में हैं कि आप उसको लिख लें। ऑलवेज कीप योर आई ऑन योर नोटबुक एंड डू नॉट मेक अ मिस्टेक टू लुक एट सराउंडिंग एंड होल्ड द पेन इन राइटिंग पोजीशन। और आपका जो पेन है वो इस पोजीशन में होना चाहिए कि आप बस लिख रहे हैं, पेन चल रहा है। आपने देखा होगा क्रिकेट गेम में जब जैसे ही बॉलर बॉलिंग कराता है तो तमाम फील्डर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टूवर्ड्स जो बैट्समैन है उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते होती है। वो एक अलर्टनेस होती है, वो उनका एक फ्लो होता है कि अगर हम फ्लो में रहेंगे बेहतर जो है वो रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका जो पेन है वो भी राइटिंग पोजीशन में होना चाहिए और आपकी आईज जो है वो आपकी नोटबुक के ऊपर होनी चाहिए। आपने अलर्ट रहना है, कीप अलर्ट टिल द एंड ऑफ द डिक्टेशन। बिल्कुल लेजी नहीं होना, जब तक डिक्टेशन चल रही है आपने अलर्ट रहना है और सही तरीके से आपने डिक्टेशन लेनी। बिफोर अटेम्प्टिंग द टेस्ट, make a margin line on both sides of the paper and select the 5-inch area at the middle of the paper. This will help you to take less time to go to the next line. Very important. स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इस्लामियत, इंग्लिश या मैथ या दूसरे सब्जेक्ट के एग्जाम देते हैं, वो ये समझते हैं कि शॉर्ट हैंड का एग्जाम भी इसी तरह से है। नहीं, इस तरह से नहीं है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले वो एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ आपने शॉर्ट हैंड लिखनी है। देखें पेपर का साइज़ जो है लेफ़्ट टू राइट वो बड़ा होता है, ठीक है। आपने दोनों साइड से मार्जिन इस तरह से लगाने हैं कि दरमियान में आपके पास 5 इंच का एरिया आ जाए। अब 5 इंच का जो एरिया आपके पास आ जाएगा उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप शॉर्ट हैंड लिख रहे होंगे, जैसे ही आप एक लाइन आपकी एंड हुई तो दूसरी लाइन पर जाने के लिए आपको मिनिमम टाइम रिक्वायर होगा। कम से कम टाइम में आप दूसरी लाइन से स्टार्ट कर देंगे, इस तरह से तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तो कम से कम वक्त में आप अपना हैंड लिफ्ट करके नेक्स्ट लाइन पे ले आएंगे। अगर आपने गैप 5 इंच से ज़्यादा रखा, 10 इंचज़ रख दिया, 7, 8 इंचज़, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। 110, 120 की स्पीड है तो वहाँ मिसिंग के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि जो मार्जिन लाइन है दरम्यान में पेपर का एरिया 5 इंच सेलेक्ट करें, दोनों मार्जिन लाइन को ऐसे एडजस्ट करें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मेरे ख्याल हर स्टूडेंट इग्नोर कर, और ये मेरा जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखें पेन क्वालिटी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप डिक्टेशन लेते हैं तो आप डिक्टेशन जो है वो एक फ्लो के साथ लिख रहे हो। पेन जो है आपका फ्लो, पेन का फ्लो सही नहीं है या पेन का वेट ज़्यादा है तो वहाँ थोड़े चांसेस बन जाते हैं कि आपकी आउटलाइन जो है वो सही तरह ड्रा नहीं होती या आउटलाइन कोई डिम ड्रा हो जाती है, आपका पेन जो है वो सही तरह से फ्लो नहीं कर रहा होता, तो वहाँ प्रॉब्लम होता है। तो पेन क्वालिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लें स्टूडेंट। पेन आपने हमेशा बहुत अच्छा यूज़ करना है। मैं जो यूज़ करता हूँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिग्नेचर का जो बॉल पॉइंट होता है बहुत लाइट वेट होता है, बहुत अच्छा फ्लो है उसका, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पॉइंटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जेल पेन भी इवन के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेन आपका लाइट वेट हो तो बेटर है। अच्छा, दूसरी बात ये कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ आके कहेंगे कि जी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए। देखें जब 120 और 110 की स्पीड पे अगर आप शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं तो आपके लिए इम्पॉसिबल है कि आप लाइट और डार्क या वावल्स को प्लेस कर पाएँ, बहुत, क्योंकि 110, 120 की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आप एक लाइन, जैसे एक लाइन खत्म हुई दूसरी लाइन पे आ जाए तो बहुत गनीमत है। मोस्टली जो एग्जाम होते हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं वो तो पेंसिल से लिखते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, जो बहुत सारे टेस्ट दे चुके हैं, तो वो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि पेन क्वालिटी उनकी ऐसी हो जिसका फ्लो बहुत अच्छा हो। अच्छा, जब भी आप पेन से लिख रहे हैं, डू नॉट अप्लाई फोर्स ऑन पेन व्हेन यू मेक स्ट्रोक्स, ऑलवेज कीप सॉफ्ट हैंड। इफ़ यू अप्लाई फोर्स ऑन पेन देन इट टेक टाइम टू ड्रा आउट द स्ट्रोक्स, ठीक है। आप डिक्टेशन ले रहे हैं तो आपने फोर्स अप्लाई नहीं करना पेन के ऊपर। फोर्स अप्लाई करेंगे टाइम ज़्यादा लेगा, टाइम आपका कंज्यूम ज़्यादा होगा स्ट्रोक बनाने में। तो आपने क्या करना है, हमेशा सॉफ्ट हैंड, मैं हमेशा सॉफ्ट हैंड के साथ लिखता हूँ। 110, 120 की स्पीड हो, मैं हमेशा सॉफ्ट हैंड के साथ लिखता हूँ। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा सॉफ्ट हैंड के साथ लिखें। पेन का फ्लो अच्छा होगा, सॉफ्ट हैंड के साथ भी बहुत अच्छी आउटलाइंस बनेंगी। अब तो आपने जो है फोर्स अप्लाई नहीं करना पेन के ऊपर, कम से कम जो है वो अपना सॉफ्ट हैंड रखना है। इफ़ यू अनेबल टू ड्रा एनी आउटलाइन ड्यूरिंग शॉर्ट हैंड, देखें उस सवाल का जवाब आ गया जो पहले मैंने अभी बात की थी। इफ़ यू अनेबल टू ड्रा एनी आउटलाइन ड्यूरिंग शॉर्ट हैंड डिक्टेशन एट दैट टाइम then try to make a hint for the word। शॉर्ट हैंड डिक्टेशन के दौरान सबके साथ ये होता है, जो चाहे एक्सपीरियंस्ड भी हैं या अभी फ्रेश स्टूडेंट भी, अगर वो किसी वर्ड की नहीं बन रही हैं उनसे, तो उनको क्या चाहिए, उनको ये चाहिए कि वो उस वर्ड का हिंट बना दें। अब ये हिंट से क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर मैंने यह मिसाल भी दी है, इफ़ यू अनेबल टू ड्रा आउटलाइन ऑफ फंडामेंटल्स, अगर आप एक वर्ड आता है फंडामेंटल, उसकी आउटलाइन बनाना आपको नहीं आ रही, मुश्किल लग रही है, नहीं बन रही, आपके पास टाइम 110 की स्पीड से बोल रहा है, तो आपने क्या करना है, एक फाई का सिंबल बना देना, फाई जो मैथ में यूज़ होता है, फाई।
फाई स्टैंड फॉर फंडामेंटल्स, ठीक है। जब आपको कोई शॉर्ट हैंड का वर्ड ड्यूरिंग डिक्टेशन ड्रा नहीं करना आ रहा तो आपने क्या करना है, आपने उसका हिंट बना देना है। बाद में इस फाई के सिंबल को ड्यूरिंग जब आप ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, इस फाई के सिंबल को आपने जो है वो फंडामेंटल की आउटलाइन में कन्वर्ट कर देना है, वहाँ स्पेस छोड़ देना है थोड़ा सा, ताकि फंडामेंटल्स की आउटलाइन वहाँ आप ड्रा कर लें। डू नॉट फॉरगेट, हमेशा ये बात याद रख लें, सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम आर द की फैक्टर टू डू दी एवरी टास्क सक्सेसफुली। कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी चैलेंज आपको दरपेश है, आपके अंदर भरोसा हो और आपके अंदर एक जज्बा हो कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू, सिर्फ मैं कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं कर सकता। जब ये चीज़ आपके अंदर आएगी तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप जो है वो ये सेल्फ बिलीव आपका बढ़ेगा। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आपने अब शॉर्ट हैंड सक्सेसफुली लिख ली है। इस काबिल हो गए हैं कि अब आप शॉर्ट हैंड सक्सेसफुली लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपने उसको ट्रांसक्राइब कैसे करना है, ठीक है। पता है सबको जी ट्रांसक्राइब कैसे करते हैं जी, शॉर्ट हैंड लिखी हुई उसको ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है, ये तो सबको पता है। लेकिन उसके अंदर जो है ना, आपने थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का मुजाहरा करना है। करना क्या है, अब आप डिफ्रेंशिएट कैसे होंगे दूसरे स्टूडेंट से, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनसे कैसे डिफ्रेंशिएट होंगे, वो ऐसे होंगे। देखें जी, रिमेंबर बिफोर ट्रांसक्राइब टू डू फॉलोइंग थिंग, ट्रांसक्राइब करने से पहले आपने ये काम करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यू नो where the actually missing happened, write the outlines of those missing words। अब आपने जी शॉर्ट हैंड कंप्लीट कर लिए, लिख लिए, और आपको पता है जी मेरी जो है लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, पेज नंबर 2, पेज नंबर 1 पे मेरी मिसिंग हुई है फलां फलां वर्ड्स के बाद, ठीक है। तो आपने जैसे ही आपकी शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन ख़त्म हुई, आपने इमीडिएटली फ़ौरन सबसे पहले काम क्या करना है, जो मिसिंग वर्ड्स हैं उनकी आपने आउटलाइन बना देनी है। सबसे पहला काम आपने ये करना है। अच्छा, दूसरा काम आपने ये करना है, अगर आप if you unable to recall your missing word, then try to read passage behind the missing word and from the sense of sentence you will be able to write these। अच्छा, अगर आप मिसिंग वर्ड्स को लिखने के काबिल नहीं है, अगर आपको याद नहीं है कि यहाँ क्या मिसिंग हुआ था, यहाँ क्या जो है वर्ड था, तो आपने क्या करना है, आपने जो पैराग्राफ आप जिस पैराग्राफ में मिसिंग हुई है उस पैराग्राफ को फुल स्टॉप से स्टार्ट करें और पढ़ना शुरू करें और उसको समझने की कोशिश करें कि इस पैराग्राफ में बात क्या हो रहा है। जब आपको उसकी सेंस समझ आएगी तो उसकी सेंस से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ क्या वर्ड आ सकता है, क्या वर्ड बन सकता है, क्या वर्ड था जो मिस हुआ है। मेक द आउटलाइंस ऑफ द हिंट विच यू मेक योर शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। आपने क्या करना है, आपने जो हिंट बनाए थे उनकी आउटलाइंस बना देनी है और वो हिंट जो है वो रिमूव कर देने, रेज कर देने, क्रॉस कर देने। बिफोर ट्रांसक्राइबिंग रीड द होल पैसेज एंड देन ट्रांसक्राइब इट। ट्रांसक्राइबिंग से पहले यानी लॉन्ग हैंड लिखने से पहले आपने क्या करना है, आपने पूरे पैसेज को पढ़ना है केयरफुली, पूरे पैसेज को आपने गो थ्रू करना है, रीड करना। रीड करने के बाद फिर आपने इसको ट्रांसक्राइब करना शुरू करना है। ऐसे नहीं है कि जनाब आपने शॉर्ट हैंड लिखनी हो, आपने आके जनाब उसको ट्रांसक्राइब करना शुरू कर दिया। दिस इज़ वेरी वेरी बिग मिस्टेक जो आप कर रहे हैं, इससे आपकी जो एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, वो ज़्यादा हो जाएंगे। ऑलवेज यूजिंग क्लिप बोर्ड, आपने क्लिप बोर्ड यूज़ करना है जब भी आप अपने शॉर्ट हैंड का एग्जाम देने जा रहे हैं। रिलाई नहीं करना। एट द एंड आई से ऑलवेज कीप वर्क हार्ड एंड द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। हमेशा मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत के सिले में जो आपको कामयाबी मिलेगी ना, उसका एहसास सबसे बेहतर हो। उम्मीद है अगर ये तमाम चीज़ें आप अडॉप्ट कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करेंगी। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए।